हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करेंगे हमारे आर्नो क्लासिक चैंपियन वेस्ली विजर्स के बारे में, यानी कि 2 टाइम्स आर्नो क्लासिक चैंपियन के बारे में। तो वेस्ली विजर्स ने अभी अभी रिसेंट में ये वीडियो पोस्ट करा है और यहाँ पर आप देख सकते हो वेस्ली अपनी क्वाड्स को, अपनी ग्लूट्स को, अपनी हैमस्ट्रिंग को अच्छी तरह से ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज वेस्ली ने बताया कि जिस तरह का भरोसा उन पर लोगों ने दिखाया है, मतलब इस तरह से उनको जजेस ओवरलुक कर देते थे, उसके बाद भी ही कैप वर्किंग हार्ड। उसके बाद लोगों ने उन्हें सपोर्ट करा और हमेशा लोग उनको अच्छे अच्छे कमेंट्स देते थे और साथ में अप्रिशिएट करते थे उनकी फ़िज़ीक के लिए, उनकी क्लासिक फ़िज़ीक के लिए। उसके बाद अब जिस तरह से उनकी प्लेसिंग आई है, तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डिलीवर करना और अपना सबसे बेस्ट पैकेज लाने के लिए वो कुछ भी करेंगे, जो बन सकता है वो करेंगे इस बार मिस्टर ओलंपिया में। तो बिल्कुल मोटिवेटेड हैं वेस्ली और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, ग्रेटफुल हैं लोगों के। और इसीलिए गाइज वो अपनी कॉर्ड्स को ब्रिंग अप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज वेस्ली जानते हैं, उन्होंने इस वीडियो में कहा भी कि अब मुझे अपनी कॉर्ड्स को ग्रो करना पड़ेगा। मुझे ये फीडबैक मिला है बहुत ज़्यादा टाइलर मेनियन से, सारे जजेस से और इवन मेरे कोच से। तो अपनी कॉर्ड्स को ग्रो करने के लिए वेस्ली यहाँ पर ट्रेन तो कर रहे हैं, बट बहुत प्रॉब्लम है एक वेस्ली के साथ, और वो ये कि वेस्ली के पास वेट कैप अब ज़्यादा नहीं बचता। मैक्सिमम 2 से 3 पाउंड इनके पास वेट कैप बचता है, जिसमें कितना मसल मास अपनी कॉर्ड्स पर ऐड कर सकते हैं। अब खैर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको इस चीज़ में आ सकती है बिकॉज इनका फ्रेम, इनकी अपर बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा वाइड साइड पर है, बट इनकी स्वीप्स वगैरह कॉर्ड्स की उस तरह से डेवलप्ड नहीं है। अब देखो, अगर ये ट्राई भी करें उसमें मसल मास ऐड करने का, 2 से 3 पाउंड ये कितना ही कर सकते हैं, राइट। उसके बाद इनके जेनेटिक्स आउटो स्वीप्स वाले इतने अच्छे नहीं है। तो लोग कई सारे कमेंट में इनको सजेस्ट भी कर रहे हैं कि आप सिंथॉल वगैरह यूज़ करो, ऑयल वगैरह यूज़ करो, ताकि आपकी स्वीप्स अगर वैसी नहीं भी हैं तब भी वो उस तरह से विजिबल इल्यूजन देने लगे। तो गाइस, हमने कई बार देखा है कि ओपन डिवीजन के स्पेशली काफ़ी बॉडी बिल्डर्स सिंथॉल वगैरह यूज़ करते हैं। इस बारे में हार्डी के बारे में बातें आई हैं, फ्लेक्स व्हीलर के बारे में बात हो चुकी है, डेरिक के बारे में बात होती है। इनफैक्ट इट इज़ वेरी कॉमन, मतलब जिसका हमें नहीं लगता ना वो भी यूज़ करता होगा। तो यहाँ पर यही चीज़ वेस्ली को भी सजेस्ट करी जा रही है। बट वेस्ली मैन, अगर वेस्ली ये चीज़ करते हैं तो एक डिसएडवांटेज बहुत बड़ा है, वो ये कि इनके जो क्लासिक लुक आता है, इनके जो क्लीन सेपरेशन वाला लुक आता है, मसल्स के अंदर जो मसल क्वालिटी लगती है, वो एक तरह से सेक्रीफाइस हो जाएगी। बिकॉज हम देखते हैं, देखो दूसरे जितने ही बॉडी बिल्डर्स हैं, हार्डी हो गए, एंड्रू जैक वगैरह हो गए, सैमसन डाडा हो गए, इनकी कॉर्ड्स सबकी अच्छी हैं, बट उस तरह की सेपरेशन क्या इनकी कॉर्ड्स में आती हैं जैसे माइकल पिज़ो की दिखती हैं। अब माइकल पिज़ो के जो क्लीन लुक आता है, सेपरेशन आती है कॉर्ड्स में बोल लो या आर्म्स में बोल लो, दैट इज़ वर्दी, दैट इज़ अप्रिशिएबल, और वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। चाहे वो अपनी फिजिक को ओवरऑल वैसा नहीं ला पाते हो वो, लेकिन जो चीज़ अच्छी है वो हमेशा अप्रिशिएट करी जाती है, और इसीलिए उनकी फिजिक को काफ़ी ज़्यादा गोल्डन, काफ़ी क्लीन लुक वाला बोला जाता है। वेस्ली के साथ भी यही खास बात है, क्योंकि आप देखते हो गाइस अब इस टाइम पर क्रिस बमस्टेड के भी कॉर्ड्स में सेपरेशन उस तरह की नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। जबकि इस तरह की सेपरेशन आप वेस्ली की फिजिक में देख सकते हो, वेस्ली के कॉर्ड्स में देख सकते हो, इनके आर्म्स में देख सकते हो, स्पेशली इनके रियर डेल्ट्स वगैरह और बैक वगैरह में देख सकते हो। तो वही चीज़ इनको ख़राब नहीं करनी चाहिए, वही एक इनका प्लस पॉइंट है। बल्कि 2 से 3 पाउंड है, हाँ कम है, बट उसके अंदर ही किसी ना किसी तरह से अपना बेस्ट ट्राई करके उसे यूटिलाइज़ करना चाहिए। चाहे अपनी अपर बॉडी को थोड़ा सा डाउनसाइज करें और लोअर बॉडी को बिंग अप करने का ट्राई करें, बट यस इसी तरह से इन्हें प्रोसीड करना चाहिए। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि सिंथॉल वगैरह यूज़ करके, ऑयल वगैरह यूज़ करके, कुछ इन्हांसमेंट ड्रग वगैरह यूज़ करके उस तरीके से ये अपनी चीज़ को ग्रो कर सकते हैं। और वो लुक, क्लासिक लुक, जो विंटेज लुक ये कैरी करते हैं, जो गोल्डन एरा वाली फिजिक इनकी बोली जाती है, वो ये कैरी कर पाएंगे, वो ये मेंटेन कर पाएंगे, और लोग इनको उसी चीज़ के लिए पसंद करते हैं। गाइस, तो आप अपना प्लस पॉइंट अगर सेक्रीफाइस कर दोगे एक दूसरा पॉइंट ऐड करने के लिए, तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल आउट, तो वो आपको इतना बेनिफिट नहीं देगा। तो बाकी देखते हैं अब वेस्ली किस तरह कर रहे हैं, बट ही इज़ वेरी मोटिवेटेड और बहुत ज़्यादा ना माइंड मसल कनेक्शन बना कर ट्रेन कर रहे हैं, और इनके पास एक प्रॉपर प्लान है और पूरी तरह से ये ट्राई कर रहे हैं कि अपना बेस्ट पैकेट लेके आए मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर। तो अब देखते हैं कैसे ये डिलीवर करते हैं। बट अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है डेरेक लंसफोर्ड के बारे में। और डेरेक लंसफोर्ड यानी कि हमारे लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया चैंपियन, तो अभी रिसेंटली गाइस ही गॉट अ बिट सिक, यानी कि थोड़ा सा बीमार हो गए थे और इस वजह से थोड़ा सा ट्रेन नहीं कर पा रहे थे। बट अब ही इज़ बैक इन टू द जिम एंड रैम्पिंग थिंग्स अप। अब ये चीज़ें इतना ज़्यादा रैंप अप क्यों कर रहे हैं, बेसिकली क्योंकि मिस्टर ओलंपिया में भी आई थिंक 6 महीने, 6.5 महीने है, राइट। तो इसके पीछे गाइस एक बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग। यस गाइस, पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग होने वाली है विद इन 6 वीक्स। तो ये वही जगह है, मैं आपको याद दिला दूँ, जहाँ से एवरीथिंग स्टार्टेड, हर चीज़ जहाँ से स्टार्ट हुई थी डेरेक के लिए। पहले बिग रैमी का नाम था उस गेस्ट पोजिंग के लिए, फिर बिग रैमी अपीयर नहीं करे, डेरेक लंसफोर्ड अवेलेबल थे, ह्यूज थे, ऑफ सीजन में थे, इनसे बोला गया कि आप चलो भाई गेस्ट पोजिंग कर सकते हो, ही अग्रीड। हैनी से इन्होंने डिस्कस करा, एग्री कर लिया। उसके बाद ही गॉट अप ऑन स्टेज, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री गाइस। मतलब हंटर लबराडा, निक वॉकर, ब्रैंडन करी के सामने
ही वॉज लुकिंग रियली रियली गुड, रियली रियली कंपेटिटिव। कहीं से भी लग रहा था कि 212 डिवीजन के बॉडी बिल्डर हैं। बहुत अच्छा मास, बहुत अच्छा फ्रेम इन्होंने होल्ड कर रखा था। और साथ में गाइस एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट, जब इन्होंने फ्रंट डबल बाइसेप पोज हिट करा, जब इनका क्लासिक टेपर्ड एस्थेटिक लुक लोगों के सामने आया, वो इंसेनली एस्थेटिक लुक लोगों के सामने आया, मैन क्राउड वेंट क्रेजी। लोग पागल हो गए, लोग चिल्लाने लगे, हूटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी, शोर बहुत ज़्यादा होने लगा। ऑडियंस का रिएक्शन बिल्कुल ही अलग था, क्रेजी था। जजेस ने इस चीज़ को रियलाइज़ करा, वहाँ पे जितने भी बड़े गेस्ट थे सब ने रियलाइज़ करा, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। उसके बाद बारी आती है इनके बैक डबल बाइसेप पोज की, एंड मैन आपको पता ही है जितना इंक्रेडिबल इनका फ्रंट लगता है जब ये फ्रंट रिलैक्स करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस, कहीं ज़्यादा इंक्रेडिबल इनका बैक डबल बाइसेप पोज लगता है। और मैन उसके बाद तो बस इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, इनको कम्पीट भी नहीं करना पड़ा, इनको इनवाइट मिल गया मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करने का। उसी साल में आ गए सेकंड और निक आ गए थर्ड। अब यहाँ निक की बात मैंने क्यों करी, क्योंकि गाइस गेस्ट पोजिंग में यहाँ पर होंगे निक वॉकर भी, और निक वॉकर उस टाइम पर मिस्टर ओलंपिया के लिए प्रेप नहीं कर रहे होंगे, निक वॉकर प्रेप कर रहे होंगे न्यूयॉर्क प्रो के लिए। न्यूयॉर्क प्रो है सिर्फ एक वीक बाद पिट्सबर्ग प्रो के, यानी कि पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग में जब निक वॉकर स्टेज पर होंगे वो होंगे सिर्फ 1 वीक आउट, यानी कि प्रॉपरली कंडीशन, प्रॉपर शेप में होंगे, प्रॉपर वैस्कुलैरिटी कैरी कर रहे होंगे, पूरी तरह से श्रेडिड होंगे। जबकि डायरेक्ट फिर भी उस तरह से लीन नहीं होंगे, उस तरह से कंडीशन नहीं होंगे, बिकॉज उनके पास उतना रीज़न है भी नहीं उस चीज़ का। तो वहीं पर मज़ा आ जाएगा देखने में, बिकॉज हम पहले भी देख चुके हैं कि डायरेक्ट आए थे सेकंड, निक आए थे थर्ड। लास्ट ईयर निक ने कम्पीट ही नहीं करा, तो निक और डायरेक्ट का ये मुकाबला, हमें सेकंड थर्ड का मुकाबला फिर से देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। वो पता लग जाएगा कि निक एक्चुअल में कितना इंप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज सी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो निक को क्रिटिसाइज़ करते हैं, निक को नीचा दिखाते हैं, उस तरह से नहीं समझते हैं। बट यस, उसके अलावा भी गाइस बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जे कटलर हो गए, मैं हो गया, देयर आर वेरी बिग चैनल्स, बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, मतलब इंक्रेडिबल अमाउंट ऑफ सपोर्टर्स हैं जो निक को बहुत पसंद करते हैं और एक्चुअल में एक कंटेंडर मानते हैं मिस्टर ओलंपिया के टाइटल का। और मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। तो उन लोगों के लिए देखना बहुत ज़्यादा ना एक्साइटिंग हो जाएगा, और निक के लिए भी डिलीवर करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अगर निक यहाँ पे डिलीवर नहीं करते हैं, उस तरह से डायरेक्ट के सामने वो खड़े नहीं हो पाते हैं, कोई भी इनको ऐसा कंटेंडर नहीं लेता। जबकि अगर निक यहाँ पर एक स्टेटमेंट बना देते हैं, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, मतलब शो तो नेक्स्ट वीक है न्यूयॉर्क प्रो, बट उससे भी पहले अगर ये स्टेटमेंट बना देते हैं पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग में, डायरेक्ट के सामने टो टू टो खड़े होते हैं, पिकिंग अप इस कंडीशनिंग, पिकिंग अप इस क्रेडिट फिजिक, तब मैन एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट लोगों के लिए होगा। लोग इनको बहुत ज़्यादा एक कंटेंडर समझेंगे, स्पेशली टाइटल के लिए। और यस, निक विल बी बैक इन द टॉक्स, मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। दूसरे एथलीट्स भी होंगे यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में जो मज़ा आएगा वो आएगा निक और डायरेक्ट को देखने के लिए। अब देखो, डायरेक्ट को लेकर इस वक्त बातें वैसी चल रही हैं जैसे कुछ सैमसन को लेकर चल रही हैं। सैमसन काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करे जा रहे हैं जब से उन्होंने माइलोस वाला सीन करा है। तो डायरेक्ट के लिए भी यही हो रहा है कि डायरेक्ट को लोग बोल रहे हैं कि कैसे इनको मिस्टर ओलंपिया बना दिया गया अभी से। मतलब यस, ही इज़ रियली वर्दी, अभी आने वाले टाइम में ये वर्दी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अभी भी इनकी फिजिक में इतने फ्लॉज हैं, इतना इंप्रूवमेंट का स्कोप है कि इनको अभी से मिस्टर ओलंपिया नहीं बनाना चाहिए था, अभी इनको टाइम देना चाहिए था। और आई थिंक मैं भी इस चीज़ से कहीं ना कहीं बिलीव करता हूँ, बिकॉज फ्रंट टू बैक जो बैलेंस है इनका वो नहीं है गाइज। फ्रंट की कंडीशनिंग, बैक की कंडीशनिंग, फ्रंट के श्रेड्स, बैक के श्रेड्स, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आई थिंक एक बॉडी में इतना ज़्यादा सिमेट्री या प्रोपोर्शंस का डिफरेंस, इतना ज़्यादा कंडीशनिंग का डिफरेंस दो मसल ग्रुप्स में नहीं होना चाहिए, और वो चीज़ थी इनके साथ। तो वो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, हार्डी जिस तरह से आगे आ रहे हैं, अब आई थिंक डायरेक्ट एक्सपोज हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट के पास बहुत सारी वीकनेसेस है गाइस, हार्डी के पास इतनी नहीं है। डायरेक्ट के पास स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, वीकनेसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, जबकि हार्डी के पास ऐसा नहीं है। हार्डी इज़ मच मोर बैलेंस्ड। तो लोग यही कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि जैसे निक भी बहुत ज़्यादा कंडीशन आ जाए, बहुत ज़्यादा श्रेडिड आ जाए, ओवरऑल हार्डी भी इस तरह से आ जाए, और साथ में सैमसन डॉडर भी इस तरह से आ जाए, तो क्या डायरेक्ट के लिए पॉसिबल होगा एक अच्छे शेप के साथ बट लेस कंडीशन फिजिक के साथ उन तीनों को बीट करना? तो वहाँ पर एक चैलेंज बन सकता है डायरेक्ट के लिए। बाकी डायरेक्ट को लेकर तो गाइस एक बहुत बड़ी बात ना ये भी बन रही है कि लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट को कौन चैलेंज कर सकता है। तो एक नाम निकल कर आ रहा है नेक्जिला का। अब लोग इसको किस वे में बोल रहे हैं आप ये देखो ज़रा, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। डायरेक्ट लंसफोर्ड, इनकी बैक इंक्रेडिबल है, फ्रंट से उस तरह से ये नहीं है, क्वाड्स भी उस तरह से ग्रोन नहीं है, ठीक है। एक मसल ग्रुप बाकी सब मसल ग्रुप को डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पर आपने एक पॉइंट देखा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि नेक्जिला के साथ क्या हो रहा है। नेक्जिला के साथ भी यही है, उनके लेग्स उनको डोमिनेट कर रहे हैं, उनकी पूरी फिजिक को। अपर बॉडी अच्छी है, नो डाउट इन दैट, बैक से भी देख लो, फ्रंट से भी देख लो, बट लोअर बॉडी एब्सोल्युटली डोमिनेट कर रही है। तो लोग इसी तरह से एक सार्कास्टिक वे में ये बोल रहे हैं, एक मसल ग्रुप बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबली डेवलप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रीकी होना चाहिए। तो भाई ये तो सिर्फ नेक्जिला ही कर सकते हैं फिर इनको बीट, क्योंकि नेक्जिला ही है एक ऐसे एथलीट जिनकी कॉर्ड्स बहुत ज़्यादा ना ओवरली डेवलप्ड हैं, और उनके सारे मसल ग्रुप्स को, उनकी पूरी फिजिक को डोमिनेट कर रहे हैं। ही लुक्स फ्रीकी इन दैट थिंग, जैसे डायरेक्ट फ्रीकी लगते हैं अपने बैक पोज में।
तो आप समझे होंगे इस पार्ट को लोग किस तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि गाइस ये ऑब्वियस है, सबके सामने है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा डायरेक्ट का टाइटल जीतना। और डायरेक्ट जीत गए, चलो अच्छी बात है, लेकिन अब तो लोग नहीं देखना चाहते कि डायरेक्ट दोबारा से जीतें। अगर इन्होंने अपने वो फ्लॉस पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं करे, जो मुझे नहीं लगता कि अभी इतने कम टाइम में, 1 साल में हो पाएंगे। यस, आने वाले टाइम में ही विल बी एबल टू डू दैट, बट अभी मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे, क्योंकि टाइम लगेगा इस चीज़ में। विद टाइम मोर मसल मैच्योरिटी विल अपीयर, और तभी ये चीज़ें एलिमिनेट होंगी। तो अभी एक बात और चल रही थी गाइस कि मेरा भाई और मैं, वी वर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन अबाउट डायरेक्ट की बैक को, अगर सिर्फ बैक को देखें तो कौन बीट कर सकता है। तो इस बारे में मैं तो ये बोल रहा था कि डायरेक्ट की बैक को कोई भी बीट नहीं कर सकता, मतलब बैक पोस्ट में डायरेक्ट इतने ज़्यादा इनविंसिबल हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे मेरे भाई ने बताई कि हाँ, डायरेक्ट से ज़बरदस्त बैक वाले भी या फिर कंपेटिटिव बैक वाले भी जो डायरेक्ट को कॉम्पिटिशन दे सकते हैं, ऐसे एथलीट्स भी अवेलेबल रहे हैं। तो कई सारे नाम निकल के आए, आपको मैं बताता हूँ। पहले तो काई ग्रीन की बैक आप देखोगे किस कदर थिकनेस, देखो डायरेक्ट की बैक अगर आप देखो बिल्कुल एक्चुअल में बिल्कुल सेम अपीयरेंस वाली बैक नहीं मिलेगी किसी की भी, बट देयर आर डिफरेंट बैक्स जिनकी अलग अलग स्पेशलिटी है, जो बहुत फ्रीकी रही हैं। काई ग्रीन की बैक देखो आप, कितनी ज़्यादा थिकनेस कैरी करती थी, कितनी ज़्यादा डेंसिटी कैरी करती थी, मसल्स के फ्लैप पूरी तरीके से बनते थे इनकी लोअर बैक तक, इतने ज़बरदस्त इनके लैट डेवलपमेंट थी। और इसीलिए गाइज एक बहुत बड़ा आंसर बनता है इस चीज़ का कि यस, काई ग्रीन की बैक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन दे सकती है डायरेक्ट की बैक को। दूसरा हम देखें तो दूसरे हैं फिल हीथ की बैक गाइज, डायरेक्ट जितनी वाइडर तो नहीं है, लेकिन जितनी राउंडनेस और जितने ज़्यादा डिटेल और जितनी सेपरेशन वो शो करती है बबलीनेस के साथ, दैट इज़ इनक्रेडिबल। मुझे एक्चुअल में लगता है कि अगर फिल हीथ इनके नेक्स्ट खड़े होते ना, तो जजेस के लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता कि किसकी तरफ जाएं, बिकॉज डायरेक्ट हैज़ डिफरेंट थिंग, फिल हैज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन फिल की बैक मैं ओवरऑल सबसे बेटर फिल की बैक मानता हूँ इस मामले में, अगर इन दोनों में देखा जाए तो। उसके बाद बात करते हैं फ्लेक्स व्हीलर की। अब इनकी इस बैक को कैसे भूल सकते हो आप, देख लो ऐसा लग रहा है पूरी बैक पे मेहंदी लगी हो, पूरा स्कल्प करा गया हो उनकी बैक को, स्टैचू होता है ना वैसे डिफाइन करा गया हो, तराशा गया हो। ये बैक भी उतनी वाइड नहीं है डायरेक्ट जितनी, शायद उतनी थिक भी ना हो, बट एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड, बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड बैक है। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये भी डायरेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन खड़ा कर सकती थी। बाकी अगर एक बैक की बात करें तो आप बिल्कुल आंख बंद करके बिलीव कर लोगे और यकीन मान लोगे, वो है रॉनी कॉलमैन की बैक। अगर रॉनी कॉलमैन की बैक देखें, चाहे वो भी डायरेक्ट जितनी वाइडर या फिर उतने ज़बरदस्त डेवलप्ड लैट्स ना हो, उसके बाद भी गाइस रॉनी की बैक की कंडीशनिंग, रॉनी की बैक की डेंसिटी, रॉनी की बैक की थिकनेस, डेफिनेटली डायरेक्ट का कोई चांस नहीं बनता। इन चारों में अगर कोई भी खड़ा होता शायद वो कंपटीशन दे देते, लेकिन हाँ, फिल के सामने और फिर ये रॉनी के सामने मुझे नहीं लगता डायरेक्ट जीत पाते इन टर्म्स ऑफ बैक पोस्ट। बाकी आप बताओ, आपकी ओपिनियन में आपको कौन लगता है कि इन चारों में से कौन डायरेक्ट को बीट कर सकता था, या फिर और कोई भी नाम आपके माइंड में आ रहा है कि और कोई बैक जो इतनी ज़्यादा अच्छी डेवलप्ड हो, इतनी ज़्यादा इंक्रेडिबल हो, जो डायरेक्ट को बहुत अच्छी टक्कर दे सके, ना सिर्फ टक्कर दे सके बल्कि बीट भी कर सके, जिसका नाम मैं लेना भूल गया हूँ। तो एक कमेंट में ज़रूर बताना यार, मेरे लिए भी अच्छा होगा थोड़ा पता करना। बाकी इसी बात पे गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है नेक्स्ट जिला के बारे में। तो नेक्स्ट जिला के बारे में गाइस अभी एक पॉडकास्ट हो रहा था, वहाँ पे क्रिस कॉलमैन ने बताया कि इनको प्लान्स में चेंज करने पड़े, यानी कि इनका प्लान था पहले न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करने का, बट अब ही इज़ नॉट कम्पीटिंग। तो लोग ना काफ़ी निराश हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इनको भी कि भाई कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो, ऐसे ओपिनियंस चेंज कर देते हो, लोग हाइप अप हो जाते हैं। बिकॉज सी पहले इन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक के दोनों शोज़ के लिए अपना नाम दिया था। आर्नोल्ड क्लासिक आपका हो गया ओहायो वाला, आर्नोल्ड क्लासिक यूके वाला, दोनों में इनका नाम था, दोनों की लिस्ट में इनका नाम था। उसके बाद दोनों ही इन्होंने कम्पीट नहीं करा। फिर ये तीसरा शो है जहाँ न्यूयॉर्क प्रो, यहाँ पे भी इन्होंने नाम दिया, यहाँ भी कम्पीट नहीं करा। तो लोग कह रहे हैं कि ये गुडवीटो वाला सीन ना हर कोई अब कर रहा है कि बहुत ज़्यादा नाम दे देता है, हाइप बना लेता है, उसके बाद दे डू नॉट डिलीवर, और वही चीज़ इनके साथ भी हो रही है। लेकिन हाँ, क्रिस कॉलमैन ने एक चीज़ और रिवील करी कि अब चलो यहाँ ये कम्पीट नहीं करेंगे, बट दुबई प्रो में डेफिनेटली ही इज़ कंसीडरिंग, और वहाँ पर ज़रूर हमें कम्पीट करते हुए दिखेंगे। अब देखो दुबई प्रो में है काफ़ी अच्छा टाइम, 15 से 16 वीक हैं अभी इस शो में, और वहाँ पर कौन कम्पीट कर रहा है पता है आपको? एंड्रू जैक्ट आएंगे एक अच्छा ऑफ सीजन लेके, तो देख लो एंड्रू जैक्ट की इंप्रूवमेंट्स कितनी होंगी। हमने उनको देखा है मिस्टर ओलंपिया से आर्नोल्ड क्लासिक, यानी कि 10 से 12 वीक्स मैक्सिमम कितनी इंप्रूवमेंट्स कर लेते हैं। फिर उसके बाद आर्नोल्ड क्लासिक से टेक्सास प्रो तक कितनी इंप्रूवमेंट्स कर लेते हैं। ये तो भाई बहुत लंबे टाइम बाद एक अच्छा ऑफ सीजन ले रहे हैं, मतलब 6 से 7 हफ्ते या फिर 8 हफ्ते इन्होंने ऑलरेडी ऑफ सीजन के ले लिए हैं, और अभी 16 वीक्स और बाकी हैं, जिसके अंदर है दुबई प्रो। तो मैन मुझे नहीं लगता वहाँ पे नेक्स्ट जिला के चांसेस बनेंगे एंड्रू जैक्ट के सामने, बिकॉज फर्स्ट टाइम हम विटनेस करने वाले एक बहुत ही मैसिव एंड्रू जैक्ट, जिनके फ्रेम पर 10 से 15 पाउंड एक्स्ट्रा मसल मास एडिड होगी, थिकनेस एडिड होगी साइड पोजीज में, और शेप तो आप जानते ही हो मैन, उनको कोई बीट नहीं कर सकता शेप के मामले में। वो तो वही बात है कि डायरेक्ट अभी ज़्यादा डेवलप्ड हैं और उस तरह से मसल मास कैरी करते हैं, नहीं तो एंड्रू जैक्ट का मुकाबला उस चीज़ में तो है ही नहीं। तो वही है, तब तक एंड्रू जैक्ट क्रेजी इंप्रूव कर लेंगे, बट रूबियल आई थिंक वन साइडेड एंड्रू को जीतने नहीं देंगे, बिकॉज प्राग प्रो में भी हमने देखा सैमसन डॉडा माइकल क्रिजो के सामने रूबियल भिड़ गए थे, जबकि प्रपोर्शनेट उनकी फिजिक नहीं है।
इन दोनों की कंपैरेटिवली तो काफ़ी कम है, उसके बाद भी वो भिड़ गए थे ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशनिंग। जिस तरह की क्रिस्टल क्लियर कंडीशनिंग वो लेकर आए थे उसके बेस पर हर किसी ने उन्हें पसंद करा। द क्रेजी कंडीशनिंग, द श्रेड्स ही ब्रॉट। बट वही है गाइस, शो आप चेंज करे जा रहे हो, अपनी हाइप को खुद ही ख़त्म कर रहे हो, लोग अपने आप आपके खिलाफ होते जा रहे हैं और उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ आप बन रहे हो, दूसरे नहीं हो रहे हैं। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ गाइस एंड्रू जैक को देखने के लिए, और अगर वहाँ पर नेक्स्टज़िला भी हमें देखने को मिल जाते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी सोने पे सुहागा। बाकी देखते हैं कैसा रहेगा, क्या आपको लगता है कि नेक्स्टज़िला के चांसेस हैं। लेकिन हाँ गाइस, सिर्फ ये दो ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे एथलीट्स वहाँ पर हमें कम्पीट करते हुए दिखने वाले हैं। एक बिल्कुल फुल्ली पैक्ड शो होने वाला है ये। तो कमेंट्स में बताओ कि आपको लगता है कि हार्डी चुपन या निक वॉकर या सैमसन रॉडा, इन तीनों में से भी किसी को इस शो में उतरना चाहिए, या फिर ऐसा लगता है कि इन तीनों में से कोई भी उतर सकता है, क्योंकि चांसेस बहुत हाई है गाइस, बहुत अच्छा प्राइस मनी है। देयर इज़ वेरी सीरियस मोटिवेशन फॉर एनीवन टू गेट ऑन द स्टेज। तो वही है गाइस, देखते हैं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है कार्लोस थॉमस जूनियर की। कार्लोस थॉमस जूनियर गाइस, इनके साथ भी वही सीन चल रहा है, गुड वी टू नेक्स्टज़िला वाला। कार्लोस थॉमस जूनियर ऑल्सो ऑप्टेड आउट। यस, इन्होंने आर्नोल्ड ब्राज़ील में नाम दिया था अपना, वहाँ पे ये कम्पीट नहीं कर रहा है। डिट्रॉय प्रो में भी नाम दिया था, डिट्रॉय प्रो में भी आई थिंक ये कम्पीट नहीं कर रहा है। आर्नोल्ड ब्राज़ील में तो इन्होंने फुली ऑप्ट आउट कर दिया अपनी स्टोरी पे लगा के, बट डिट्रॉय प्रो का मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ गाइस, ये अभी कम्पीट नहीं करने वाले, इनको डायरिया वगैरह हो गया है और कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उस वजह से कम्पीट नहीं करने वाले। लोग देखो ये चीज़ बोल रहे थे कि इनको डायरिया वगैरह हो गया, बट जहाँ मैंने इनके पोस्ट पर कमेंट्स वगैरह पढ़े तो वहाँ पर पता लगा कि इनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है और इस वजह से ही इज़ नॉट कम्पीटिंग, मतलब मेंटली ही इज़ नॉट वेल। हाँ, ऐसा कुछ भी होता है, किसी को भी शॉक लगता है। आई थिंक वी शुड सपोर्ट हिम। और जो लोग इनको कंपेयर कर रहे हैं, मतलब मैं भी अभी शायद बोल रहा था, लेकिन हाँ वो मेरा बताने का ढंग था। लेकिन यस, ऐसा हो रहा है कि गुड वी टू हो गए, हमारे नेक्स्टज़िला हो गए, कार्लोस थॉमस जूनियर हो गए। ये तीनों ही ऐसा एथलीट है ना जिनको लोग देखने के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं स्टेज पर, शायद इसीलिए लोग इस तरह से बोल देते हैं। बट यस, काफ़ी बार इन्होंने कर दिया है तीनों ने मिलकर ऐसा कि हम कम्पीट करेंगे, फिर हम कम्पीट नहीं करेंगे, फिर हम कम्पीट करेंगे, फिर कम्पीट नहीं करेंगे। तो लोगों का एक्साइटमेंट ना एक तरह से खत्म होता जा रहा है। बाकी लेट्स सी अब ये कब कम्पीट करते हैं। अभी तक तो इनकी प्रेप अच्छी चल रही थी, बिल्कुल गायब होकर ये तैयारी कर रहे थे, कोई ऐसी पोस्ट वगैरह नहीं डाल रहे थे। लेकिन अब सिचुएशन ही ऐसी हो गई तो मुझे तो कंफर्म है कि आई थिंक डिट्रॉय प्रो में भी ये कम्पीट नहीं करेंगे। तो लेट्स सी आने वाले टाइम में किस शो में हमें कम्पीट करते हुए दिखते हैं। बाकी अपडेट्स अभी भी मेरे पास बहुत हैं, बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर, तो मैं जल्दी ही कवर करूँगा, वो भी आई थिंक कल के वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और वो चीज़ मुझे कैसे पता लगेगी, जब आप वीडियो को लाइक करोगे। तो मैन, जितना हो सके ना वीडियो को लाइक कर दो। 600 से 700 मैक्सिमम लाइक आते हैं, उससे ज़्यादा पार करो गाइज। बॉक्स सा बनते जा रहा है, उसको तोड़ो, 700-800 लाइक्स तक पहुँचाओ, 1000 लाइक्स तक पहुँचाओ, चैनल को ग्रो करवाओ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, और कॉमेंट में ज़रूर बताओ आपको अपडेट्स कैसी लगी और आगे जाकर मैं किसकी अपडेट्स कवर करूँ। थैंक यू, बाय बाय।